हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम डिसीज का जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको डिसीज के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये बीमारी क्या होती है, रोग क्या होते हैं, रोग किन किन तरीके के होते हैं। कुछ मैंने चार्ट के थ्रू आपको बताया था कि कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो जन्मजात होती हैं, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक संक्रामक रोग की तरह होती हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, और कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाती हैं। तो इन सब का पूरा बेसिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो कि हमने कल लास्ट क्लास में देखा था। और हमने उसमें कुछ डिसीजेस भी पढ़ी थी, जैसे मैंने बैक्टीरियल डिसीज आपको पढ़ा दी थी। अब हमें वायरस वाले डिसीजेस पढ़नी है, सो आज की क्लास में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली चीज तो वायरस से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जैसे क्वेश्चन डिसीज से बनते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन जो है डिसीज में बैक्टीरिया के बने थे, वैसे ही क्वेश्चन हमें वायरस से देखने को मिलते हैं। आज की क्लास में मैं आपको इसकी ना ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप ट्रिक की हेल्प से इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट समझिएगा, ये वाला सेक्शन में पढ़ा चुकी थी, तो जो मैं पढ़ा चुकी थी वो अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक ही चीज दो दो बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला हो चुका था, है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया था। यहां से हमें पढ़ना था मीजल्स, जिसे हम खसरा कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, एड्स जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी। डेंगू फीवर ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पोलियो की बीमारी भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा जो छोटी माता है वो भी हम देख चुके हैं। इन्फ्लुएंजा ये एक तरीके का फ्लू होता है। स्मॉल पॉक्स, गोइटर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि घेंगा रोग होता है हमारे शरीर में। बेसिकली घेंगा रोग आपकी थायराइड ग्लैंड जो कि गले में पाई जाती है उसको अफेक्ट करता है। और आपने नोटिस किया होगा कि आपके गले का ये वाला पूरा जो सेक्शन है, अगर किसी को गोइटर होता है तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा सूज जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण जो फॉलिकल होते हैं, पुट्टिकाएं होती हैं, वो अपने आकार को बढ़ा लेती हैं, जिस कारण ऐसा होता है। तो वही क्या कहलाता है, गोइटर यानी कि घेंगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां से हमें पढ़ना था मीजल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, खसरा। ध्यान से सुनिएगा, मीजल्स एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे शरीर में किसको अफेक्ट करती है, या शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगी। तो ये हमारी पूरी शरीर को, होल बॉडी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। किस पर्टिकुलर वायरस से होती है, तो ये मोरबीली विषाणु से होती है, मोरबीली वायरस से होती है। मीजल्स खसरा फिर से सुनिएगा, पूरे शरीर को प्रभावित करेगा, मोरबीली वायरस से होता है, जिसमें शरीर पर छोटे छोटे लाल कलर के क्या आते हैं, दाने आते हैं। बारीक बारीक से पूरे शरीर पर दाने आने आते हैं, वही क्या कहलाता है, मीजल्स यानी खसरा। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस, जिसे हम क्या कहते हैं, जॉइंडिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जॉइंडिस हमारे शरीर के किस अंग को अफेक्ट करता है, किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो जॉइंडिस लीवर को अफेक्ट करता है। कि लीवर को ही अफेक्ट क्यों करता है, क्योंकि लीवर में पाया जाता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट होता है। जब भी कभी लीवर हमारा ठीक से काम नहीं करता है तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और वो येलो पिगमेंट धीरे धीरे करके हमारे शरीर में पहुंचने लगता है, जिसके कारण हमारा शरीर येलो होने लगता है, और हमारी बॉडी पीलिया यानी जॉइंडिस में बहुत ज्यादा वीक भी होने लगती है, कमजोर होने लगती है। तो ये एक सिम्टम होते हैं, या इस कारण पीलिया होता है। लीवर को अफेक्ट करेगा क्लोस्ट्रीडियम माइलोनेक्रोसिस। अच्छा एक चीज और, हेपेटाइटिस पर्टिकुलर किस वायरस से होता है ये कहीं मेंशन नहीं है, बट हाँ मैंने कुछ जगह पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप क्लोस्ट्रीडियम माइलोनेक्रोसिस बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वायरस के कारण ये होता है। अब आपको सिम्टम्स तो पता ही है कि अगर किसी व्यक्ति को जॉइंडिस है तो धीरे धीरे करके शरीर उसका येलो दिखाई देता है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को जॉइंडिस यानी पीलिया हुआ है, तो आप आईज देख सकते हैं, आंखें पीली होने लगती हैं। नेल्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि नाखून भी धीरे धीरे करके जो है वो येलो होने लगते हैं। ये दो मेन जगह होती है जहां पर हम जॉइंडिस यानी हेपेटाइटिस की पहचान कर सकते हैं। एक चीज और, यदि आप दिन में पानी कम पीते हैं, दिन भर में पानी कम पीते हैं, तो आपकी यूरिन भी येलो आती है। कभी नॉर्मली यूरिन येलो आए तो ये मत सोचना कि आपको जॉइंडिस हुआ है, बिकॉज जॉइंडिस के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं।
बिलिरुबिन की मात्रा का बढ़ना, है ना, अगर उसकी मात्रा बढ़ेगी, लीवर ठीक से काम ना करना, हमारा शरीर धीरे धीरे करके कमजोर होना। जॉइंडिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी हमारे ब्लड को वाटर में कन्वर्ट कर देती है। जॉइंडिस में कई सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, पीलिया में कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है अगर ध्यान नहीं रखा है तो, है ना। तो कभी यूरिन येलो आए तो ये मत सोचना आपको जॉइंडिस हुआ है। हमें जितना पानी पीना चाहिए, एक दिन में अगर हम उतना पानी नहीं पीते हैं तो भी हमें क्या हो सकता है, तो हमें जो यूरिन है वो एक ही दिन में समझ में आ जाएगा, येलो आने लगती है। तो एक तरीके का इंडिकेशन होता है कि हमारे शरीर में पानी की क्या है, कमी है। तो हेपेटाइटिस, जॉइंडिस लीवर को अफेक्ट करता है। क्लोस्ट्रीडियम माइलोनेक्रोसिस के कारण होता है। यूरिन येलो होगी, आईज हो गया, स्किन हो गई, या मैं कहूँ पूरी बॉडी धीरे धीरे करके येलो होने लगती है। रेबीज की एक बीमारी है, ये डॉगी के कट करने से होती है, कुत्ते के काटने से होने वाली ये एक बीमारी है। रेबीज जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करती है। ये रेब्डो वायरस से होती है। साथ ही साथ ये एक ऐसी बीमारी है जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, कुत्ते के काटने से होती है। अगर सही समय पर इसका इंजेक्शन नहीं लगाया तो जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, वो भी डॉगी की तरह हरकत करता है, उसी की तरह पागल होना, भौंकना, लार निकालना। ये जो हरकतें जो एक डॉगी की होती है, सेम वही हरकत कौन करता है, तो वही पेशेंट करता है, वो मनुष्य करता है। ये सीधा कनेक्शन इसका हमारे नर्वस सिस्टम से इसलिए क्योंकि एक इंसान अगर डॉगी जैसी हरकत करेगा तो जाहिर सी बात है कि सीधा उसके कहां पर अफेक्ट हुआ होगा, उसके ब्रेन पर, है ना। तो रोगी इसमें पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है, भौंकता भी है, लार भी निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ब्रेन की एक डिसीज होती है, पर्टिकुलर किस वायरस से होती है ये कहीं मेंशन नहीं है, इसमें तेज बुखार होता है। मेनिंजाइटिस कहाँ की डिसीज होती है, ब्रेन की एक डिसीज होती है जिसमें बहुत तेज बुखार होता है, और ये पर्टिकुलर वायरस से होने वाली एक बीमारी होती है। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें इतनी ही डिसीजेस थी, एड्स था, डेंगू फीवर था, पोलियो हो जाएगा, चिकन पॉक्स से, इन्फ्लुएंजा ये एक तरीके का फ्लू होता है ना, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, ग्वाइटर यानी घेंगा रोग हो जाएगा, मीजल्स खसरा आ जाएगा इसमें, हेपेटाइटिस जिसे हम जॉइंडिस पीलिया भी कहते हैं, रेबीज हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। अब आ गए हम प्रोटोजोआ की तरफ। डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, परजीवी से होने वाली बीमारियां। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे परजीवी से होने वाली बीमारियां। परजीवी से जो बीमारियां होती है, देखो बहुत सारी नहीं होती है, और लास्ट में मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगी, उस लाइन से हम इसके ट्रिक्स भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाइएगा मलेरिया। मलेरिया की अगर मैं बात करूं तो ये सीधे किसे अफेक्ट करता है, तो ये आपकी आरबीसी और लीवर को अफेक्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, आरबीसी का अदर नेम एरिथ्रोसाइट्स होता है, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, इसकी डेथ स्प्लीन में होती है। इसका काम क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में O2 को ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है ना। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन के संवहन का ये काम करता है कौन, आरबीसी। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 5 to 6 मिलियन ये हमारी संख्या, ये संख्या हमारी बॉडी में होती है, और इसकी लाइफ स्पैन यानी जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो मलेरिया आरबीसी और लीवर को सीधे अफेक्ट करेगा। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। किस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कंपी के साथ बुखार, मतलब जो व्यक्ति होता है उसको बुखार आता है, और बुखार के साथ साथ वो व्यक्ति कांपने लगता है, कुछ ऐसा बुखार इसमें आता है। मलेरिया का बुखार कोई नॉर्मल बुखार नहीं होता, बल्कि बहुत डेंजरस होता है। एक चीज और, ये फीमेल एनोफ्लीज के कट करने से होता है, मादा एनाफ्लीज के कट करने से ही ये होता है, क्या, मलेरिया। ये भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें, कैरियर वाहक से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वाहक क्या होता है, तो जिसका वाहक होगा वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आते हैं पायरिया। पायरिया बेसिकली हमारे गम्स की एक डिसीज होती है, मसूड़ों की एक बीमारी होती है। पायरिया हमारे गम्स यानी मसूड़ों की एक बीमारी होती है। एंटो अमीबा, ये अमीबा है ना। एंटी अमीबा जिंजीबेलिस के कारण ये होता है। किसके कारण होता है, एंटी अमीबा जिंजीबेलिस, ये इसके प्रोटोजोआ का नाम है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे मसूड़ों की डिसीज है, तो इसमें सिम्टम्स क्या होते होंगे, मसूड़े जो है उससे थोड़ा थोड़ा करके ब्लड आना, मसूड़ों का कटना फटना, ये प्रॉब्लम किसमें होती है, पायरिया में होती है। तो मसूड़ों से रक्त निकलना, रक्त निकलने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि खून की नदियां बह रही हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लड आना, जैसे कहीं पे कट जाता है, छिल जाता है, तो ऐसे पूरे मसूड़े इसमें कटने फटने लगते हैं। ये प्रॉब्लम किस में होती है, पायरिया में होती है। पर्टिकुलर किस प्रोटोजोआ के कारण, एंटी अमीबा जिंजीबेलिस के कारण ऐसा होता है। सोने की बीमारी, अब आप कहेंगे कि वाओ कितनी अच्छी तो बीमारी है ना।
सोने की बीमारी कितनी अच्छी बीमारी है, आराम से व्यक्ति सोता रहता होगा। काशी बीमारी हमें हो जाए, भगवान ने करे किसी को कोई भी बीमारी हो, और कोई भी बीमारी अगर वो बीमारी है तो वो कभी भी अच्छी नहीं होगी। कोई भी बीमारी अगर वो बीमारी है तो वो कभी भी अच्छी नहीं होगी। और सोने की बीमारी सीधे क्या अफेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को। आप पता है इसमें आप ये सोचो कि सोना ही तो है, तो ये ब्रेन को कैसे अफेक्ट करेगा। कभी आप ना देखना, अगर आप बहुत ज्यादा भी सो लेते हो ना तो सर दुखने लगता है, और कभी आप नहीं सोते हो तो भी सर दुखता है। दोनों कंडीशन होती है ना। तो सोने की बीमारी के सबसे बड़े सिम्टम ही यही है, या तो व्यक्ति सोता ही नहीं है या तो वो बहुत ज्यादा सोता है। दोनों ही चीजें किसके साथ होती हैं, तेज बुखार, हाई फीवर के साथ। ये जानलेवा बीमारी है, कोई बहुत अच्छी बीमारी नहीं है। इसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है। आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका खान पान ठीक नहीं होगा, रहन सहन ठीक नहीं होगा, और जब वो ठीक नहीं होगा तो आपकी बॉडी धीरे धीरे करके वीक होने लगेगी। आप एक अलग ही सोच में जाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये सब सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है ना। तो स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी सीधे हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है, और ये ट्रिपेनोसोमा के कारण होती है, प्रोटोजोआ। बहुत नींद के साथ इसमें बुखार आता है, या तो नींद आती ही नहीं। बुखार तो कॉमन है कि नींद बुखार तो इसमें होगा ही होगा, लेकिन या तो व्यक्ति सोएगा ही नहीं या तो वो बहुत ज्यादा सोता है। यही बीमारी क्या कहलाती है, स्लीपिंग सिकनेस कहलाती है। अब आप कहोगे कि हमें भी तो रात में नींद नहीं आती, क्या हमें सोने की बीमारी है? जी नहीं, आपने आदत डाल के रखी है अपनी, आपने अपना शेड्यूल ही ऐसे बना के रखा है, क्योंकि आप फोन ले लेते हो, आप रात में मोबाइल चलाने लगते हो, रील्स देखने लगते हो। तो इन सब चीजों के कारण हम ना हैबिचुअल हो जाते हैं। कभी भी याद रखिएगा, यदि आप रात में सोने जा रहे हैं तो आप मोबाइल ना चलाएं, ना चला के सोएं, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी फोन चला के सोते हो ना, उसकी जो रेस होती है वो सीधे हमारे आंखों में आती हैं। और फिर वो अगर आप बहुत नींद में कभी फोन चलाने का सोचोगे कि 2 मिनट चला लेता हूँ, फिर तो आप कभी सो ही नहीं सकते। फिर आपका 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे वेस्ट होगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए सोने के पहले कभी भी फोन नहीं चलाना चाहिए, है ना, क्योंकि वो हमारी नींद को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट। और आजकल तो रील्स का जमाना है, शॉर्ट्स है, तो हम उसी में पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। रात की नींद बहुत जरूरी है। मिनिमम कितने घंटे सोना चाहिए भाई, 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। लेकिन रेगुलर 6 आवर्स की नींद आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको अच्छी स्टडी चाहिए और अपना दिमाग थोड़ा स्थिर रखना है तो फिर भी कम से कम आपको 7 घंटे, 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं डायरिया। आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। एंटर अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ये होता है ना। इसमें श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त आते हैं। ये कोई नॉर्मल डिसीज नहीं है। पर्टिकुलर किस प्रोटोजोआ से होता है, तो एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। श्लेष्मा का मतलब म्यूकस होता है ना। और डायरिया में बेसिकली लूज मोशन, स्टूल जैसे हम कहते हैं वो होता है, बट स्टूल के साथ साथ ब्लड आता है, साथ ही साथ म्यूकस एक तरह चिपचिपा पदार्थ भी आता है, जो कि नहीं आना चाहिए। और बेसिकली ऐसा किसमें होता है, डायरिया में होता है। नेक्स्ट आते हैं सबसे लास्ट में काला जार, जिसे काला ज्वर या ब्लैक अल्सर भी कहते हैं, है ना। ये आपके सीधे बोन मैरो, अस्थि मज्जा को अफेक्ट करता है ना। लिशमेनिया डोनावानी के कारण ये होता है। किसके कारण, लिशमेनिया डोनावानी। तेज बुखार इसमें होता है। बालू मक्खी के काटने से होता है, सैंड फ्लाइज के कट करने से होता है। किसके, सैंड फ्लाइज के। एक चीज और, ये ना सीसी मक्खी के काटने से होता है। सोने की बीमारी किसके कारण होती है, सीसी फ्लाइज यानी कि सीसी मक्खी के काटने से ये होती है। That's it। ये होता है हमारा कौन सा सेक्शन, तो ये होता है हमारा प्रोटो वाला सेक्शन, जिसमें मैंने आपको 5 बीमारियों के बारे में बताया है। मलेरिया है, पायरिया है, स्लीपिंग सिकनेस है, डायरिया है ना, और फिर काला जार है। नेक्स्ट आते हैं सबसे लास्ट में फंगस, है ना। अभी ये फंगस और पढ़ लो, फिर मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगी, उससे जितनी डिसीजेस पॉसिबल होंगी वो हम निकाल के पढ़ेंगे और हम याद करेंगे। चार में से एटलीस्ट एक प्रॉब्लम का तो हम सोल्यूशन निकालेंगे कि कौन सी बीमारी किससे हो रही है, वो तो पता चले कि अस्थमा है वो किससे हो रहा है ना, डायरिया है वो किससे हो रहा है, पायरिया है वो किससे हो रहा है ना, ये सारी चीजें। चलिए तो देखते हैं इसे भी हम। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अस्थमा लिखा है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, दमा। ये बीमारी तो आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी, और दमे का नाम आता है तो सबके माइंड में एक ही चीज आती है कि वो पंप यूज करना होता है। बट मैं आपको बता दूं, अगर हम दमे की बात करें किस उम्र में होता है, तो पहले के समय में ये बहुत अधिक उम्र में होता था। जिस उम्र में अभी हमारे पेरेंट्स है, उम्र उस उम्र में पहले ये होता था। बट आज के डेट में ये छोटे छोटे बच्चों से स्टार्ट हो चुका है ना। आज के डेट में ये छोटे बच्चे से भी स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली इसके भी सिम्टम्स होते हैं।
फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज होती है। तो इसकी भी क्या होती है, स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर किसी चीज का ऐसा इन्फेक्शन हुआ है या कोई एक ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली है ही, जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, या मैं कहूँ, हाँ सर्दी खांसी तो सबसे बड़ा रीजन है इसका, क्योंकि ये मैंने लगभग इसी के फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स 4 से 5 लोगों में देखे हैं, जिसमें एक अटैक जैसा आता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर आप किसी व्यक्ति को सर्दी या खांसी कंटिन्यू है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, मतलब हो रही है, फिर ठीक हो गई, फिर हो रही है, फिर ठीक हो रही है, फिर हो रही है, ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आपने ध्यान नहीं दिया है इस चीज को, इसका मतलब वो एक सिम्टम है, आपका इनिशियल स्टेज होती है। उसमें फिर धीरे धीरे करके कुछ दिन के बाद आपको ना ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, है ना, और अस्थमा अटैक आना स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले तो यही ही होता है, स्टार्टिंग यहीं से होती है कि धीरे धीरे करके वो चीज, आप पहले ठीक हो गए, फिर वही होगी, ठीक हो गई, वही, एक बेसिकली एलर्जी के कारण भी हम इसे बोल सकते हैं। तो जब ये चीज कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है तो एक कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद एक अटैक भी आता है इसमें, जिसमें रेस्पिरेशन, आप सांस नहीं ले सकते हैं, कुछ ऐसा अटैक ही होता है। प्रॉपर पर्टिकुलर किसी टाइम पे आता है, या तो डे के टाइम पे या तो फिर नाइट में, कभी भी आ सकता है, बट वो उस व्यक्ति का टाइम फिर बंद जाता है, फिर वो हमेशा उसी टाइम पे परेशान होता है। ऐसे कम से कम 4 से 5 लोग मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि ये चीज होती है। दूसरी चीज ये कि जो फर्स्ट स्टेज होती है अस्थमा की, वो एक इनिशियल होती है, बट आप सोचो कि अस्थमा जड़ से खत्म हो जाए, तो अस्थमा जड़ से खत्म नहीं होता है। हाँ, आप यहाँ से प्रिकॉशंस ले सकते हो, आप ध्यान रख सकते हो चीजों का, तो एक समय के बाद आप उससे दूर रह सकते हो। लेकिन जड़ से खत्म हो जाए तो ये, इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि एलर्जी कभी जड़ से खत्म नहीं होती है। एलर्जी कभी जड़ से खत्म नहीं होती, आप कितना ही इलाज कर दो, ये 6 महीने, 1 साल के लिए स्टॉप हो जाएगी, 2 साल के लिए स्टॉप होगी, जो कि बहुत रेयरली है, लेकिन एक समय के बाद ये पलट के आती है। तो ये इनिशियल स्टेज होती है अस्थमा की, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, फिर एक उम्र बढ़ती जाती है, और अगर हम केयर नहीं करते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो वो डे बाय डे बढ़ता जाता है, और फिर हम थर्ड स्टेज पे भी पहुंच सकते हैं, जहाँ पे वो बड़ा वाला पंप लेना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज में छोटा वाला पंप लेना होता है, जिसमें कुछ टैबलेट डालनी रहती है, और थर्ड स्टेज जो है वो बहुत ही बेकार स्टेज होती है। खैर, अस्थमा कोई जानलेवा बीमारी है, तो डेफिनेटली ये कई सारे लोगों अस्थमा से जो पीड़ित हैं वो ये इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे, कितनी ज्यादा आप सांस ही नहीं ले पाओगे, तो बिल्कुल ये जानलेवा बीमारी है। दूसरी चीज के कोविड के टाइम पे जिसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम थी, जो ठीक से सांस नहीं ले पाते थे, जिनका इम्यून सिस्टम वीक था, सबसे पहले उन्हीं कोरोना हुआ है। सबसे पहले उन्हीं कोरोना हुआ है, क्योंकि कोरोना ने किस पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट किया था, तो उसने लंग्स को ही अफेक्ट किया था सबसे पहले। उसका ऑर्गन कौन सा था, शरीर का कौन सा अंग था, तो वो लंग्स ही था, जहां से रेस्पिरेशन होता है। तभी तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था लोगों का, तभी तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, है ना। तो ये सब कुछ चीजें थी। तो अस्थमा हमारे बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक फंगस से ये होता है। कफिंग स्पेशली एट नाइट ड्यूरिंग एक्सरसाइज और व्हेन लाफिंग, जब हम हंस रहे होते हैं तो हमें अचानक से खांसी आना, एक्सरसाइज करते समय अचानक से खांसी या ठसका आना, इसी के साथ साथ नाइट में ये सारी प्रॉब्लम होना। विशेष रूप से इसमें क्या होता है, लगातार छींक आती है या तो लगातार खांसी आती है। ये चीज ध्यान रखना है, या तो लगातार व्यक्ति छींकते ही रहेगा, और या तो उसको कंटिन्यूअसली क्या होगी, कफिंग होगी। तो ये अस्थमा की डिसीज होती है। और ये फीमेल एनोफ्लीज, इसे कट कर देना, है ना, ये गलती से यहाँ पर लिखा है। एथलीट फूट की तरफ आइएगा। ये पैरों की एक बीमारी होती है, टीनिया पेडिस नामक के फंगस से होती है ना। टीनिया पेडिस नामक फंगस से ये बेसिकली होती है, जिसमें क्या होती है, तो हमारी स्किन जो है वो कटने फटने लगती है, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आता है। ये पैरों के कटने, त्वचा के कटने फटने और मोटे होने से होता है। कई बार स्किन जो है वो थोड़ी सी मोटी थिक हो जाती है ना, थोड़ा थोड़ा कटने वटने लगता है। सीजनल भी होता है, ये सीजन के अकॉर्डिंग भी होता है। किसी किसी के सीजन में, जैसे गर्मी के सीजन में भी होता है, किसी को सर्दी के सीजन में होता है। जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि बहुत गर्मी में मुझे छोटे छोटे बारीक बारीक से दाने हो जाते हैं, और फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं, आपको उसको कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो वो सबके साथ ऐसे भी नहीं बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े से वो हाथ पूरा लाल दिखने लगता है, ऐसा कुछ हो जाता है ना। तो ये सबके साथ अलग अलग चीजें होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कोई कैरियर वाहक नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। स्कैबीज जिसे हम क्या कहते हैं, खाज। खाज स्किन की एक डिसीज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरस स्कैबीज के कारण ये होता है। इन दिस डिसीज द स्किन इचेस एंड व्हाइट स्पॉट्स फाउंड ऑन द स्किन। इसमें क्या होता है ना कि स्किन में क्या होती है, इचिंग होती है, साथ ही साथ वो एक ऐसी इचिंग होती है जो सफेद कलर का एक छोटा छोटा दाग भी छोड़ देती है, वही क्या कहलाता है, स्कैबीज कहलाता है। दाद एक अलग डिसीज है, स्कैबीज एक अलग डिसीज है ना। बट हाँ, ये भी स्किन को ही अफेक्ट करती है। बाल्डनेस, गंजापन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे ऑब्वियस सी बात है, हेयर्स को अफेक्ट करता है। अब आप कहेंगे कि ये गंजापन सब में होता है क्या, बिल्कुल होता है, बट फीमेल्स में प्रॉपर ऐसे गंजापन ही
तो ऐसा नहीं होता है। पहले पूरी कंडीशन समझिएगा। मेल में जो बाल्डनेस होता है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से पहले बीच वाले सेक्शन से, फिर धीरे धीरे करके वो बीच वाले सेक्शन से उड़ना स्टार्ट होता है, फिर यहाँ के बाल बचते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो भी चले जाते हैं, है ना। तो मेल में तो कुछ ऐसे स्टार्टिंग होती है, फीमेल्स में बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं। देखो पहली चीज तो ना, ये एक जेनेटिक डिसीज भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है, हमारे हेयर्स की ग्रोथ हो गई, हमारा स्किन हो गया, है ना, जो चीजें हमारे पेरेंट्स में है वो हम तक आना है, इसका इससे बहुत लेना देना होता है। कभी भी आप नोट करना कि हाइट इतना रिलेटेड नहीं होती है। आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स की उतनी हाइट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी हाइट उनके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होती है, नो प्रॉब्लम, ये पॉसिबल। लेकिन आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि अगर पेरेंट्स के हेयर कर ली है तो बच्चे की भी कर ली होंगे, पेरेंट्स की हेयर की ग्रोथ अच्छी है तो बच्चे की भी ग्रोथ अच्छी होगी, पेरेंट्स की हेयर की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो बच्चे की भी नहीं होगी, पेरेंट्स की हेयर डैमेज है तो बच्चे की भी होंगे, उनके बहुत डैंड्रफ होते थे तो बच्चे की भी होंगी, ये चीज होती ही है ना। तो ये कहीं ना कहीं उससे भी रिलेटेड होता है। तो बाल्डनेस में क्या होता है, तो बालों से ये रिलेटेड है, टीनिया कैपिटिस नामक फंगस के कारण ये होता है। इसमें सिर के बाल धीरे धीरे करके गिर जाते हैं। दूसरी चीज के कई तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है, सब कराओ, जिस जो करा सकते हैं वो तो आप कराओ, लेकिन हर चीज के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कई बार हम नेचुरल चीज को इतना ज्यादा बिगाड़ देते हैं कि वो हम फिर बाद में नेचुरल करना भी चाहें तो भी नहीं होता है। जैसे बालों के साथ आजकल बहुत ज्यादा छेड़खानी होने लगी है, स्पेशली आजकल हमने देखा होगा बालों में तरह तरह के कलर्स का यूज होने लगा है। मैं आपको बताऊं, आप तरह तरह के कलर्स का यूज कर रहे हो, अभी आप एक महीने दूसरा कलर करवा रहे हो, फिर आप दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। अगर आप ये चीजें करवाते रहोगे तो भाई नेचुरल चीजें तो आपकी खराब होंगी ना, तो हमारे बाल ना वहां से बहुत ज्यादा डैमेज होने लगते हैं। दूसरी चीज, जब हम तरह तरह के कलर्स करवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे बालों पे वो सूट कर रहा है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण कई बार बाल बहुत झड़ जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं। जैसे कई लोग परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, परमानेंट स्ट्रेटनिंग में भी यही होता है, इतने सारे केमिकल्स यूज होते हैं, 6 घंटे 7 घंटे तक वो आपके बालों में प्रोडक्ट ही लगा रहे हैं, प्रोडक्ट ही लगा रहे हैं। तो आप खुद सोचो, जो चीज वो लंबे बहुत सालों तक चलाना चाह रहे हैं उसमें कंटिन्यू प्रोडक्ट लग रहा है, अभी एक ही दिन में इतने प्रोडक्ट लग गए, फिर मंथली आपको अलग अलग चीजें लगानी है। एक तो वैसे इतना समय नहीं, बट फिर भी अगर हम ये चीज करना चाह रहे हैं तो बाल उससे कहीं ना कहीं हमारे डैमेज होते हैं। आप नेचुरल के कंपैरिजन में उसको उससे कंपेयर करोगे तो आप खुद इस चीज से रिलेट करोगे। सब कराना चाहिए, कोई वो नहीं है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, बट मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स बता रही हूँ कि अगर आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाते हो या बालों के साथ कोई भी छेड़खानी करते हो तो आप कंपेयर करके कभी देखना, आप खुद भी रिलेट कर सकोगे कि हाँ दिक्कत तो होती है, बाल कुछ दिन बाद झड़ने लगते हैं, और मान लो किसी के पहले नहीं झड़ते होंगे तो तब झड़ने लगेंगे, ये बहुत कुछ देखने को मिलता है ना। बाकी फिर जो फैशन के लिए तो फिर सब कुछ कर ही सकते हैं। रिंगवॉर्म यानी दांत की अगर बात करें तो स्किन की एक डिसीज होती है, त्वचा की बीमारी होती है, ट्राइकोफाइटोन लेरोपोसम के द्वारा ये होती है ना, लाल रंग के जिसमें दाने पड़ जाते हैं। दांत में बेसिकली क्या होता है ना, छोटे 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 दाने पड़ जाते हैं ऐसे, है ना। मान लो आपके स्किन के किसी एक सेक्शन में थे, आपने खुजला के वही हाथ दूसरी जगह पे लगा लिया तो फिर वो ऐसे करके फैलने लगता है। बस यही क्या कहलाता है, दांत, जिसे हम रिंगवॉर्म बोलते हैं। ठीक है, दैट्स इट, ये इतना ही था। बाकी अभी बहुत सारे डिसीजेज है, घबराइए नहीं, है ना, बहुत सारा बनना है इसमें। तो चलो थोड़ा सा और देखते हैं। पहले तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। अच्छा, ट्रिक्स के पहले ना पूरा पहले तो बेसिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जो और बाकी है। कुछ जेनेटिक डिसीज में आपको बताने जा रही हूँ, कुछ आनुवांशिक रोग होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे इसमें रोगी लाल एवं हरा रंग जो है वो पहचानने की क्षमता नहीं रखता है। बेसिकली यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस की बात चल रही है, जिसे हम रंग वर्णांधता कहते हैं। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने में क्या होती है प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, वो नहीं पहचान पाता। इसमें लाल रंग जो है वो हरा दिखाई देता है। इसमें रोगी की जो वाहक है वो ज्यादातर क्या होती हैं, स्त्रियां होती हैं, और स्त्रियों में ये तभी होता है जब इनके दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। इससे क्वेश्चन आता है, गुणसूत्र जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, है ना। बेसिकली किसको ये अफेक्ट करता है, ज्यादातर फीमेल्स को करता है। कौन सा कलर पहचानने में प्रॉब्लम होती है, लाल एवं हरा। इसमें लाल रंग कैसा दिखाई देने लगता है, हरा, यही क्या कहलाता है, कलर ब्लाइंडनेस। हेमोफीलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है। कुछ ऐसी बीमारियां जो आपको मैं अलग से पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं, इसलिए मैं इसे अलग से आपको
पढ़ा रही हूँ। चलो ध्यान से देखो, इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधे घंटे से 24 घंटे यानी सामान्य समय अंतराल औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। कई कई केसेस ऐसे भी हैं जो ये जन्मजात है। देखो ये आनुवंशिक है ना, ये एक ऐसी बीमारी है, अगर मान लो हमारे पेरेंट्स में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई कभी, तो वो हीमोफीलिया है, ये एक बीमारी हो गई, तो वो हमारे भी शरीर में ब्लड क्लॉटिंग फिर नहीं होगी। और रक्त का थक्का ना जमना ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अब मान लो आप गिर गए, आपको चोट लगी, नॉर्मल इतना तो है कि हम गिरते पड़ते रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कभी इधर गिर गए कभी उधर गिर गए, बचपन में तो गिरते ही थे, अभी तो नहीं गिरते पड़ते, तो कभी इधर चल जाता था, कभी पैरों में घुटनों में लग जाती थी। तो आपने नोटिस किया होगा कि 2 से 3 मिनट के बाद वहां कैसा होने लगता था, ऐसा जाली जैसा, फिर उससे क्या आता था, थोड़ा थोड़ा खून, पहले तो खून ज्यादा आता था जब तुरंत लगी हुई होती थी, बट फिर 2 से 3 मिनट के बाद उसमें जो खून था वो ऐसे करके क्या होने लगता था, जमने लगता था। तो जब ये जमने लगता था इसका मतलब वो क्या कर रहा था, रक्त का थक्का जमा रहा था, ब्लड क्या कर रहा था, उसकी क्लॉटिंग कर रहा था। तो रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर होती है, 2 से 3 मिनट का समय लगता है। उसके पीछे रीजन क्या होते हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण ऐसा होता है ना। हेपेरिन तो ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग करता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, इन सब का काम ही है रक्त का थक्का जमाना। लेकिन हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और ये एक जेनेटिक डिसीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुख्यतः पुरुषों में होता है, स्त्रियों में ये रोग तभी होता है जब दोनों गुणसूत्र कैसे हो, XX हो। सेम ये चीज पता है यहाँ पर है, बेसिकली ये भी मेल में होता है, लेकिन स्त्रियों में ये वाहक कब होता है, स्त्रियां इसकी वाहक कब होती है, जब क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, XX होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णांधता, हीमोफीलिया। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेल्डेन। हेल्डेन का मानना है कि ये रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से ही स्टार्ट हुआ था। हीमोफीलिया किससे स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन की महारानी थी जिनका नाम क्या था, महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया से ही ये स्टार्ट हुआ था हीमोफीलिया नाम का रोग, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो चलिए जानते हैं ये कैसी कौन सी बीमारी होती है। तो ये रोग स्त्रियों में होता है, इस रोग में ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या जो है वो 45 ही रह जाती है। कितनी रह जाती है, 45 ही रह जाती है। और जननांग प्राय अविकसित होते हैं, मतलब जो जेनेटिक ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं, अविकसित होते हैं, जिसके कारण वे बांझ हो जाती हैं। मतलब फिर देखिए मेरी बात समझना, बांझपन आ जाता है बेसिकली, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो स्पेशली फीमेल्स में होता है और उनके जो जेनेटियल ऑर्गन होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। अब जब जेनेटियल ऑर्गन ही डेवलप नहीं हो पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो बेबी तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी फीमेल्स जो होती हैं, ऐसी महिलाएं जो होती हैं, पर उनमें बांझपन रह जाता है क्योंकि जेनेटियल ऑर्गन जो है वो डेवलप ही नहीं है। जननांग विकसित ना होने के कारण वो कैसे हो जाती हैं, तो वो स्टेराइल हो जाती हैं, यानी उनमें बांझपन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो इस रोग से ग्रसित रोगी जो होता है वो मंद बुद्धि होता है, फेबल माइंडेड भी जिसे हम बोलते हैं, आंखें उसकी टेढ़ी होती हैं, जीभ जो है वो उसकी थोड़ी मुड़ी हुई रहती है ना। अनियमित शारीरिक ढांचा होता है, इरेगुलर बॉडी का शेप होता है, कभी किसी के शोल्डर जरूरत से ज्यादा बाहर निकलना, है ना, ब्रॉड ब्रॉड हैंड होना, तो अजीब सा कुछ शरीर का ढांचा होना, है ना। तो वो किसके कारण, वही क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, मंगोलिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद क्लीनेफेस्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है, तो बेसिकली ये केवल पुरुषों में ही होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 47 होते हैं और इसमें पुरुषों का वृक्षण बोले तो टेस्टिस के बारे में बात चल रही है, वो अल्प विकसित एवं स्त्रियों में स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। अच्छा ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है ना, बेसिकली क्लिनोफेस्टर सिंड्रोम जो होता है ये मेल में ही होता है, जिसके कारण उनके जो टेस्टिस होते हैं, अभी हमने फीमेल में पढ़ा था ना, बांझपन आ जाता है क्योंकि जो फीमेल में ओवम होता है, अंडाणु या अंडाशय की अगर मैं बात करूं, ओवरी की अगर मैं बात करूं, जब वो डेवलप नहीं होगा तो आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगी, जब अंडे ही नहीं बन पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं बेसिकली उसमें, बट
उससे वो तो उसकी बीमारी थी। अब मेल में क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं, अविकसित होते हैं। जब वो अविकसित होते हैं, साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं कि स्त्रियों के समान क्या होते हैं, ब्रेस्ट बल्कि विकसित होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं, है ना। तो इस रोग से ग्रसित पुरुष जो होते हैं वो नपुंसक कहलाते हैं। फिर वो क्या कहलाते हैं, नपुंसक कहलाते हैं। और ये बीमारी किस में होती है, केवल मेल में होती है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, क्लीनेफेस्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद बस इतना ही है, कुछ एक्स्ट्रा में डिसीजेस बतानी थी। और ये आनुवंशिक ही होता है, जब हमारा जन्म होता है तभी से ही ये चीजें होती हैं, बस धीरे धीरे करके वो हमें डेवलप दिखने लगती हैं और होता है। जैसे क्या बोल रहे हैं कि स्त्रियों के समान जो है वो ब्रेस्ट विकसित होने लगते हैं। तो जो टेस्टिस एक जन्म से जो बच्चा का विकसित होना चाहिए था वो अविकसित हो गया, अनडेवलप्ड होगा, और स्त्रियों के समान ब्रेस्ट डेवलप होने लगेंगे। तो ये क्रॉस कनेक्शन हो गया, और अगर ऐसा होता है तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, नपुंसक। सो दैट्स इट। ये कुछ जेनेटिक डिसीज पता होना चाहिए, है ना, जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, एग्जाम के पर्पज से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। बाकी मेन डिसीजेस भी मैंने आपको बताई है। अब मैं कुछ आपको ट्रिक्स यहाँ बताने जा रही हूँ जिसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उस एक सिंगल लाइन से आप बीमारियां निकालेंगे। एक चीज और, ये ट्रिक हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है। ये ट्रिक हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है। तो आप हिंदी वाली लाइन से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो रिलेट कर सकेंगे। तो हम ट्रिक देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम किसकी देखते हैं, वायरस से होने वाले डिसीज। वायरस यानी कि विषाणु से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में जानते हैं। और लाइन लिखेंगे क्या, तो लाइन है हमारी, है ना, ट्रिक हमारी क्या है, रेखा रेखा हमें हमें हिट करके रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, पोएचे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। ध्यान से सुनिएगा, ये एक लाइन है, बहुत अजीब सी लाइन है, और इसमें अगर आपने गलती से कुछ भी चेंजेस करे, ये मत बोलना रेखा तो हमें छोड़ के ही चली गई, ये गलती से कोई मत बोलना, फिर आप चेंज कर रहे हो फिर आप देख लेना। इस लाइन से मैं गारंटी दे रही हूँ आपको एक चीज याद होगी कि वायरस में कौन कौन सी बीमारी आती है, सब इसमें आ जाएगा। देखो समझो इसको, है ना। रे से कौन सी बीमारी होती है, हमने अभी पढ़ा था, रेबीज होती है ना। रेबीज बीमारी किससे होती है, तो ये वायरस से होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद ख से कौन सी बीमारी होती है, अभी मैंने आपको बताया, खसरा होती है, जिसे हम मीजल्स भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजल्स भी कहते हैं। फिर ह से कौन सी बीमारी होती है, तो ह से होती है हर्पिस। हर्पिस बेसिकली स्किन की एक डिसीज होती है ना, हर्पिस भी इसी में आ जाएगा, है ना। में से कौन सी बीमारी होती है भाई, मेनिंजाइटिस होती है, मेनिंजाइटिस इससे होती है, जो कि ब्रेन की एक डिसीज थी, है ना। मेनिंजाइटिस ब्रेन की एक डिसीज होती है, मस्तिष्क की एक बीमारी होती है। ही से कौन सी बीमारी होती है, हेपेटाइटिस। कौन सी बीमारी होती है, हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है। हेपेटाइटिस को ही हम जॉइंडिस यानी पीलिया भी कहते हैं। और कौन सी डिसीज होती है, तो ध्यान से सुनना, करके से कोई बीमारी नहीं होती है, केवल ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए है। किसके लिए है, केवल ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत हेल्प मिलेगी, मैं गारंटी दे रही हूँ। आप कभी उलझ जाओ तो एक लाइन याद रखना, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, सारी बीमारियां निकाल देना। इंग्लिश में भी नाम में लिखते चल रही हूँ। पोएचे, प से कौन सी बीमारी होती है, तो इससे होती है पोलियो, है ना। इससे कौन सी बीमारी होती है, तो पोलियो नाम की बीमारी होती है। ए से कौन सी बीमारी होती है, हमने पढ़ा था, ए से होता है एड्स। एड्स बोले तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। चे से कौन सी बीमारी होती है, चेचक। चे से कौन सी बीमारी होती है, चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं छो से कौन सी बीमारी होती है, तो इससे होती है छोटी माता, छोटी माता, जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं ड से कौन सी बीमारी होती है, तो भाई इससे तो डेंगू होगा, है ना। इससे कौन सी बीमारी होगी, तो इससे तो डेंगू होगा।
नेक्स्ट ग से कौन सी बीमारी होती है, तो इससे होता है गलशोथ, है ना, इससे कौन सी बीमारी होती है, गलशोथ। और ई से कौन सी बीमारी होती है, तो इससे इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा, जो कि एक तरीके का क्या होता है, फ्लू होता है। देखा, केवल एक सिंगल लाइन से हमने सारी बीमारियां यहाँ पर निकाल दी कि किससे कौन सी बीमारी होती है। तो वायरस में जितनी बीमारियां आती हैं वो सब आपके सामने लिख दी है, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ के, बस इस लाइन का ध्यान रखना, बस इस लाइन का ध्यान रखना कि लाइन मैंने आपको क्या बताई है। चलो नेक्स्ट आते हैं, इस लाइन के बाद नेक्स्ट अगली ट्रिक क्या है हमारी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारी, बैक्टीरिया, है ना, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, विषाणु। ये विषाणु तो वायरस था ना, इसको बोलेंगे जीवाणु, इसे हम क्या बोलेंगे, जीवाणु। ओके, चलो ट्रिक हमारी क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है, और ट्रिक हमारी है दादी को, दादी को टिप्पणी ने, टिप्पणी ने शिकागो, शिकागो में, शिकागो में छोड़ा है, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। चलो ध्यान से देखो, है ना, अजीब सी है बार बार बोलना, लेकिन कम से कम 10 बार बोलना है, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। मैं गारंटी दे रही हूँ याद हो जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत कर लेना मेरे साथ साथ। बहुत मुश्किल से ट्रिक ढूंढी है, बहुत मुश्किल से मिली है ये, ताकि आपकी एक समस्या का समाधान तो हो सके। देखो दादी से आप क्या याद रख लोगे, डिप्थीरिया, है ना, कौन सी बीमारी याद कर लोगे आप, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया वो रेस्पिरेटरी ट्यूब को अफेक्ट कर रहा था, याद करो। क से कौन सी बीमारी याद करोगे, कोढ़ रोग, कौन सी बीमारी, कोढ़ रोग, इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं, लेप्रोसी बोलते हैं, है ना। टी से कौन सी बीमारी याद रखोगे, टेटनेस, टेटनेस, है ना, टेटनेस नाम की बीमारी भी होती है। प से कौन सी बीमारी याद रखोगे, प्लेग, प से कौन सी बीमारी याद रखोगे, तो इससे होता है प्लेग, चूहे के काटने से बेसिकली ये होता है। न से कौन सी बीमारी याद रखोगे, निमोनिया, कौन सी बीमारी याद रखोगे, स्टार्ट पी से होगा लेकिन, है ना, निमोनिया, ये इससे हो जाएगी। नेक्स्ट, समझ रहे हो ना, ऐसे निकालना है आपको, एक क्वेश्चन के लिए इतना करना पड़े तो कर देना। ने से कुछ भी नहीं है, ने से कौन सी बीमारी होगी, तो ध्यान रखना इससे कुछ भी नहीं है। फिर कौन सी बीमारी होती है, चलो और देखो, शी से कौन सी बीमारी होती है, तो मैंने आपको बताया था वो सिफिलिस, सिफिलिस, याद करो, सिफिलिस एक बीमारी बताई थी यूरिनरी पाथ की, है ना, शिशन वाले सेक्शन की, जो बेसिकली किसमें होती है, मेल में होती है। इसके बाद क से कौन सी खांसी होती है, काली खांसी, काली खांसी, जिसे हमने वूपिंग कफ बोला था, वूपिंग कफ। और कौन सी बीमारी थी, गो से कौन सी बीमारी होती है, गोनोरिया होती है, गोनोरिया, ये भी एक बीमारी थी। ने से कोई बीमारी नहीं है, सॉरी, अच्छा में से लिख लेना, मोती जरा, इससे क्या होता है, टाइफाइड होता है ना, हिंदी में जिसे हमने मोती जरा लिखा था, मोती जरा जिसे हमने लिखा था। छो से कौन सी बीमारी होती है, क्षय रोग, क्षय रोग, इंग्लिश वालों आप इसे क्या लिखोगे, ट्यूबरक्यूलोसिस, क्या लिखोगे, ट्यूबरक्यूलोसिस। ड से कोई बीमारी नहीं है, यहाँ पे ड से कोई बीमारी नहीं है। और हे से कौन सी बीमारी हो जाएगी, हैजा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलेरा। देखा कितना सिंपल है ना, कितना इजी वे में मैंने आपको बताया है, केवल एक लाइन के माध्यम से। बस आपको लाइन याद करवाना पड़ेगा, आपको बार बार बोलना है। अगर आप ऑफलाइन ऐसे बैठे होते मेरे सामने तो मैं गारंटी दे रही हूँ मैं इतना बार बुलवा देती कि तुम्हें याद हो जाता, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ईमानदारी से खुद से ही बार बार दोहराओ, ये याद हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये मेहनत मैंने आपके लिए की है। नेक्स्ट आ जाओ अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक,
अब किसकी पढ़ते हैं? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की तरफ आते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? रिया पे काला सोना, रिया पे काला सोना, रिया पे काला सोना। चलिए देखिएगा, रिया से ना दो तरीके की बीमारी निकलती है। ये देखो, ये इस पे बैठा है जिसके कारण चल नहीं रहा था। हाँ, तो इससे दो तरीके की बीमारी निकलेंगी। कौन कौन सी निकलेंगी? तो एक तो लिख लेना मलेरिया, है ना। एक कौन सी बीमारी है? मलेरिया। और एक क्या लिखोगे? पायरिया। मलेरिया और क्या हो जाएगा? पायरिया। पे से कौन सी बीमारी होती है? पेचिस, जिसे हम डायरिया भी बोलते हैं। काला से कौन सी बीमारी है? ब्लैक अजर, ब्लैक अजर, जिसे हम काला ज्वर भी कहते हैं। सोना से मैंने क्या बताया था? स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं? सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। दैट्स इट। अब एक लास्ट और आ जाते हैं, है ना। प्रोटोजोआ के बाद लास्ट फंगी की तरफ आते हैं। फंगी लास्ट रहेगा हमारा। लास्ट ट्रिक है हमारी फंगी के लिए। ओके, और ये ट्रिक का नाम है खुद खाएं गंदा। ये तो और खतरनाक ट्रिक है, ये तो सबको याद हो जाएगी। खुद खाएं गंदा, खुद खाएं गंदा। देखिए, जिसमें क से कौन सी बीमारी होती है? खुजली। ख से कौन सी बीमारी होती है? खुजली, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईचिंग बोलते हैं। तो ईचिंग इसमें आ जाएगा। द से कौन सी बीमारी होगी? दमा, जिसे हम क्या बोलते हैं? अस्थमा। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद खाज, बोले तो स्कैबीज, स्कैबीज भी इसी में आ जाएगा। ए से कौन सी बीमारी होगी? एथलीट फूट, एथलीट फूट, पैरों की बीमारी होती है ये, है ना। एथलीट्स फूट ऐसे लिखेंगे इसको। ग से कौन सी बीमारी होती है? तो ये लिख लेना बाल्डनेस, गंजापन, है ना। बाल्डनेस, गंजापन। और द से कौन सी बीमारी होती है? दाद, इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म। दैट्स इट। तो ये कुछ बीमारियां हो गई हैं फंगी से। ये फंगी वाली क्या है? खुद खाएं गंदा। और प्रोटोजोआ की क्या है? रिया पे काला सोना। बैक्टीरिया की है दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। और वायरस यानी विषाणु की है रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। ये बीमारियां एक एक लाइन से आप इससे एटलीस्ट डिसीज तो निकाल पाओगे कि कौन सी बीमारी किससे हो रही है। चलो, आज की क्लास अब हम यहीं ओवर करते हैं। आई होप आपको पूरा डिसीज वाला सेक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। यदि आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टेट एजे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल में सिंगल सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एप्टीट्यूड हो, है ना, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आप आज जो भी हमने पढ़ा है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसके पहले भी मैंने जितना आपको पढ़ाया है उनकी भी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो जरूर कनेक्ट रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।